हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण की। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। तो अक्सर आपने लोगों को या अपने रिलेटिव को ये कहते सुना होगा कि इसकी आंखें तो इसकी माँ की तरह है, या फिर इसका नाक तो इसके पापा की तरह है, या फिर ऐसा कहते हुए सुना होगा कि ये तो अपनी दादा या फिर दादी पर गया है। तो हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी ऐसी बातें सुनी होती हैं। तो आखिर ऐसे क्यों होता है? तो ये जो चीज़ें हैं ये हेरिडिटी की वजह से होती हैं, जिसके बारे में कि हम जानने वाले हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो आप हो या फिर मैं हूँ, हमें अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स से और पूर्वजों से कुछ गुण यानी कुछ ट्रेड्स विरासत में मिले होते हैं। ठीक है, ये जो गुण होते हैं यानी ये जो ट्रेड्स होते हैं जो कि हमें विरासत में मिले होते हैं, मतलब कि जिनके साथ कि हम पैदा हुए होते हैं, इन ट्रेड्स को, इन गुणों को हम हेरिडिटी कहते हैं। मतलब कि जो भी ट्रेड्स यानी जो भी गुण एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुण आखिर हम में कैसे आते हैं, मतलब कि हमें कैसे मिलते हैं। तो ये जो गुण हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये हमें जीन्स के थ्रू मिलते हैं। मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में ये गुण जीन्स के थ्रू जाते हैं। तो मतलब कि बच्चा जिन गुणों के साथ वो पैदा होता है, जन्म लेता है, वो सारे गुण आपके हेरिडिटी में आते हैं। इसमें आपके मेंटल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी के पेरेंट्स की हाइट काफ़ी अच्छी होती है तो उनके बच्चों की हाइट भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है। अब यदि हम बात करें कि जो हेरिडिटी है, इसमें हम किन किन गुणों की बात करते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फिजिकल ट्रेट्स यानी शारीरिक गुण। इसमें आपकी हाइट हो गई, बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये सारे आपके फिजिकल ट्रेट यानी शारीरिक गुणों में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके मेंटल ट्रेट्स यानी आपके मानसिक गुण। इसमें आपकी इंटेलिजेंस, आईक्यू आ जाते हैं। इसके बाद है आपका टेम्परामेंट, इसमें आपका स्वभाव हो गया। अब ऐसा होता है कई बार पेरेंट्स कोई गुस्से वाला होता है तो बच्चे भी क्या है, उनका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। तो ये भी आपके हेरिडिटी की वजह से होता है। इसके बाद कुछ इन्नेट रिफ्लेक्सेस हो गए, वो भी आपके हेरिडिटी में आते हैं। तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स ही रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस of transmission of certain traits of the parents to their offspring through genes। मतलब कि हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर पेरेंट्स के कुछ ट्रेट्स बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू जीन्स, मतलब कि जीन्स के माध्यम से। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ हेरिडिटी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं। तो जो आपका फादर ऑफ जेनेटिक है वो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। जो आपके ग्रेगर मेंडल हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसी के साथ जो जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी की। तो हमें पता है कि जो फीमेल होती है उसमें एग होता है, और जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं। तो जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है तो जायकॉट बनता है। जो जायकॉट होता है वो एक तरल पदार्थ का बना होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसका एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि टोटल कितने पेयर होते हैं, तो टोटल आपके पास 23 पेयर होते हैं। तो मतलब कि जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। इसमें फीमेल से 23 और मेल से 23 आते हैं, और हर एक क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं वो होते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होती है, गुणों का ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि जो ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो आपके जीन्स जो होते हैं उनको कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अभी हमने बात की कि जो टोटल पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो 23 होते हैं। तो इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, और जो 23rd पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये बच्चे की सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, इस चीज़ को वो तय करता है।
तो जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो तब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो तब लड़का पैदा होता है। तो याद रखना है कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो क्या पैदा होगा, तो तब लड़की होगी, और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो तब लड़का पैदा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी ट्रेड्स, जो भी गुण जिसके साथ कि एक इंडिविजुअल पैदा होता है, जो कि उसे उसके पेरेंट्स से मिले होते हैं, विरासत में मिले होते हैं, उन ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं, उन ट्रेड्स को हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्विन्स की यानी जुड़वा बच्चों की। तो जो ट्विन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स की। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जायगोट है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो इस केस में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं, और इनका जो सेक्स होता है वो भी सेम होता है। मतलब कि इसमें जो दोनों बच्चे होंगे या तो वो गर्ल होगी या तो फिर वो बॉय होंगे। ठीक है। और ये दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब कि इनके रंग रूप गुणों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ जो आपके फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उन्हें डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि एक अंडे की जगह क्या है, 2 अंडे बन जाते हैं। ठीक है। तो उस केस में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होते हैं, 2 जायगोट बनते हैं। तो उस केस में कैसे ट्विन्स पैदा होते हैं, उस केस में फ्रेटर्नल ट्विन्स पैदा होते हैं। और ये जो ट्विन्स होते हैं ये देखने में भी एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें उनका सेक्स भी सेम हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चे या तो फिर लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा उसमें लड़का है और दूसरा लड़की है। तो आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं वो देखने में एक जैसे नहीं होते। और जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका सेक्स भी सेम होता है, लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि सेम सेक्स हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी की। तो जो लॉज ऑफ हेरिडिटी है इसमें हमारे पास 3 लॉज हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस, सेकंड है आपका लॉ ऑफ वेरिएशन, और थर्ड है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस यानी समानता के नियम की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। इस लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, यानी लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कि जैसे आप वैसे आपकी संतान। तो ये जो लॉ है ये कहती है कि जो पेरेंट्स हैं उनके जो गुण हैं उनका उनके बच्चों में एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि वो ऐसे ही उसी रूप में उनके बच्चों में जाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी के पेरेंट्स की हाइट काफ़ी अच्छी है तो बच्चों की हाइट भी वैसी ही होगी। यदि जो पेरेंट्स है वो इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। यदि जो पेरेंट्स है, यदि वो डार्क है तो बच्चा भी डार्क होगा, और यदि वो फेयर है तो बच्चा भी फेयर होगा, और यदि जो पेरेंट्स है वो टैलेंटेड है तो बच्चा भी टैलेंटेड ही होगा। मतलब कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही उनका बच्चा होगा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं का नियम। तो ये जो लॉ है ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही हो। तो इस लॉ के अनुसार जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन ये बोलती है कि बच्चों का अपने माता पिता यानी जो पेरेंट्स हैं उनके जैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सी बातों में अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिग्रेशन की। तो जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है ये बोलती है कि जब जो ट्रेड्स है जब वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं जाते हैं तो वो एवरेज फॉर्म में जाते हैं। मतलब कि यदि किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो जो बच्चा होगा वो एवरेज से तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के बराबर वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। सिमिलरली यदि किसी पेरेंट्स की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मान लीजिए कि उनकी हाइट कितनी है, अराउंड 6 फीट है, तो जो बच्चा होगा उसकी हाइट कितनी होगी, एवरेज से तो ऊपर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके बराबर हो।
सिमिलरली अब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, फेमस होते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो उतने ज़्यादा फेमस और टैलेंटेड नहीं होते। मतलब कि एवरेज से तो वो ऊपर होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के बराबर वो नहीं होते। तो जो आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एवरेज फॉर्म में। मतलब कि एक टेंडेंसी होती है सबके पास कि वो एवरेज की तरफ मूव करें। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है? तो ये भी इसी चीज़ के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की यानी वातावरण की। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट को, हमारी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, वो सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट में आती है। तो जो भी फैक्टर जो कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान के बाद से इंडिविजुअल की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट में आती हैं। कॉन्सेप्शन के समय से जन्म तक माँ क्या सोचती है, माँ क्या खाती है, माँ क्या एक्सपीरियंस करती है, हर एक चीज़ का फ़र्क माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। और जन्म के बाद उसकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उसका प्रभाव उसकी ग्रोथ पर, उसकी डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो, इंटरनल फैक्टर हो, जो भी फैक्टर जो हैं वो ह्यूमन की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, वो सारी आपकी एनवायरनमेंट में आती है। अब यहाँ पर 2 डेफिनेशन दी हुई है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है जे.एस. रॉस की। तो उनके अनुसार जो एनवायरनमेंट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें प्रभावित करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है जो है वुडवर्थ की। तो इनके अनुसार जो एनवायरनमेंट है उसमें वो सारे बाहरी फैक्टर यानी वो सारे आउटसाइड फैक्टर आ जाते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर एक्ट करते हैं जब से उसकी लाइफ शुरू होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है इसके रिलेशन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका जो रिलेशन है वो एडिशन का नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन का है। किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। मतलब कि आपको याद रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक और हेरिडिटी जहाँ पर फिक्स होती है, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो क्या है, कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं जिसके साथ कि हम पैदा हुए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनामिक है यानी कि गतिशील है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये ह्यूमन की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेचर नर्चर डिबेट पर। तो जो आपकी नेचर नर्चर डिबेट है इसमें जो नेचर है इसमें हम बात करते हैं कि कैसे जेनेटिक्स यानी कैसे जो हेरिडिटी है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। दूसरी ओर जो आपका नर्चर है इसमें हम बात करते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट यानी कैसे जो वातावरण है वो हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो जो आपकी नेचर नर्चर डिबेट है इसमें जो नेचर है ये रिलेटेड है आपका हेरिडिटी से और जो आपका नर्चर है ये रिलेटेड है आपका एनवायरनमेंट से। अब एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नेचर नर्चर डिबेट है वो किससे रिलेटेड है। तो जो आपकी नेचर नर्चर डिबेट है वो जुड़ी हुई है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। अब कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नेचर नर्चर डिबेट में जो नेचर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो नेचर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेरिडिटी को और जो नर्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर नाउ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।